एक ही क्रिमिनल इशू पर कोर्ट ने पहले डिसीजन दे दिया हो, तो क्या आप दोबारा वही मुद्दा एफआईआर के थ्रू उठा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। केस का नाम है एससी गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 के केस में। और जवाब ये है कि जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल, जिसको हम नॉर्मली सिविल केसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, सिविल प्रोसीजर के अंदर अप्लाई करते हैं, वो क्रिमिनल लॉ में भी अप्लाई होता है। यानी अगर एक बार कोर्ट ने किसी इशू पर फाइनल डिसीजन दे दिया हो, तो सेम पार्टीज उसी मैटर पर दोबारा केस नहीं चला सकती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस लैंडमार्क जजमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले यह समझिए कि ये रेस जुडिकेटा होता क्या है। रेस जुडिकेटा का जो कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है। एक बार कोर्ट ने अगर किसी इशू पर फाइनल डिसीजन दे दिया, तो इसमें पार्टीज उस इशू पर दोबारा लिटिगेशन नहीं कर सकती, दोबारा उस सेम इशू पर केस नहीं कर सकती। ये प्रिंसिपल जो है नॉर्मली सिविल केसेस में यूज होता है। आप सभी को पता है सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इसका डिस्कशन है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये प्रिंसिपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर भी लागू हो सकता है अगर कुछ कंडीशंस मीट होती हैं, अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो इन दैट वे दिस जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम ध्यान रखिएगा, एससी गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब देखिए इस केस के बैकग्राउंड को हम समझते हैं। अब आते हैं इस केस की कहानी पर। जो केस की बैकग्राउंड है वो ये है कि त्यागी नाम के एक व्यक्ति ने एससी गर्ग की कंपनी के साथ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन किया। उस डील के पार्ट में त्यागी ने 11 चेक इशू किए, किसको? एससी गर्ग की कंपनी को। लेकिन जो सारे के सारा 11 चेक थे, तो क्या हो गए? वो डिसऑनर हो गए ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। तो मैटर किसका बना? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो एससी गर्ग ने इस पर सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल की, यानी चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट ने त्यागी को कन्विक्ट कर दिया और बहुत क्लियर फाइंडिंग दी कि जो 3 डिमांड ड्राफ्ट त्यागी ने दिए थे वो चेक का पेमेंट नहीं थे, वो अलग डेट के लिए दिए गए थे। यहां पर कहानी में ट्विस्ट समझते हैं, कहानी के अंदर ट्विस्ट समझते हैं। और एफआईआर 420 आईपीसी ये क्या थी, ये देखिएगा ध्यान से। यहां पर स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कन्विक्शन के बाद जब त्यागी को कन्विक्ट कर दिया जाता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट के द्वारा, त्यागी ने एक एफआईआर फाइल किया सेक्शन 420 आईपीसी के तहत, जिसमें चीटिंग का एलिगेशन लगाया। किसके ऊपर? एससी गर्ग के ऊपर। उसका कहना था मैंने तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर दिया था, फिर भी गर्ग ने चेक रिप्रेजेंट करके, मतलब दोबारा प्रेजेंट करके फ्रॉड कर दिया। कह रहा है कि मैंने पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ऑलरेडी कर दी थी, मगर इसने चेक दोबारा लगा के फ्रॉड कर दिया। मतलब डबल पेमेंट इज इक्वल टू चीटिंग। मगर यहां पर आपको एक चीज ध्यान में देने की जरूरत है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि डिमांड ड्राफ्ट अलग लाइबिलिटी के लिए थे। तो अब दोबारा वही इशू उठाना त्यागी के द्वारा क्या ठीक था? ये एग्जैक्टली वही मुद्दा था जो पहले कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था। मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था। अब ये सारा मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ, गर्ग हाई कोर्ट में गया। पहली बात तो अपने खिलाफ जो एफआईआर हो रखी थी वो 482 सीआरपीसी के अंदर अपने खिलाफ एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, मगर हाई कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं करते जी। फिर गर्ग साहब क्या करते? चले गए सुप्रीम कोर्ट और क्या प्ली करते हैं? 4 चीजें। फर्स्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी थी वो फाइनल है। दूसरी, त्यागी अब दोबारा सेम मुद्दे को एफआईआर के थ्रू रेज नहीं कर सकता। तीसरा, ये एक लीगल प्रोसेस का एब्यूज है। और चौथा, रेस जुडिकेटा अप्लाई होती है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने ये मैटर सुना। उन्होंने कहा, क्या कहा? रेस जुडिकेटा क्रिमिनल लॉ में अप्लाई होती है। यहीं से कहानी शुरू होती है।
बोल दिया कि क्रिमिनल लॉ के अंदर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है अगर पहले केस ट्रायल के बाद मेरिट्स पर डिसाइड हुआ हो। मतलब पहला केस अगर मेरिट्स पर डिसाइड हुआ है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, सेम इशू पर दोबारा केस नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह बताया कि प्रीतम सिंह वाली जजमेंट, भगत राम जो इस केस में प्रेसिडेंट है, या फिर ताराचंद जैन जैसे केसेस जहां पर रेस जुडिकेटा अप्लाई की गई थी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वहां पर कोर्ट प्रॉपर ट्रायल हो गया था। लेकिन जो बाद के केसेस है जैसे देवेंद्र हो गया या मुस्कान एंटरप्राइजेज हो गए जैसे केसेस में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं किया था कोर्ट ने, क्योंकि पहले मैटर विड्रॉ हो गया था, वो मेरिट्स पर डिसाइड नहीं हुआ था। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि क्या कोर्ट की कहने की इंपॉर्टेंस था या क्या बात है जिसपे कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि अगर पहला केस मेरिट्स पर डिसाइड हो गया है तो उसी आप सेम इशू पर दूसरा केस नहीं कर सकते, क्योंकि रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है सेम पार्टीज के बीच में। जो एक केसेस का रेफरेंस किया जिसमें अप्लाई किया था, जिसमें नहीं अप्लाई किया था, जिसमें नहीं अप्लाई किया था वो क्यों नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि जो पहला केस था वो मेरिट के बेस पर डिसाइड नहीं हुआ था, रादर देन वो केस विड्रॉ कर लिए गए थे। मेरिट्स पर अगर डिसाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब आप उस पर सेम इशू कर सकते, क्योंकि मैटर फाइनली तो सेटल हुआ ही नहीं। रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है, इशू फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, वो चीज तो नहीं हुई थी ना। तो इसीलिए यहां पर रेस जुडिकेटा वाला मैटर अप्लाई नहीं हुआ था, क्योंकि पहला केस फाइनली डिसाइड ही नहीं हुआ। तो दोनों तरह की जजमेंट्स अलग कॉन्टेक्स्ट में थी। और इस केस के अंदर आप जो हमारा एससी गर्ग वाला केस है, जब हम इस पर ध्यान देते हैं तो यहां पर आप देखिएगा कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो कोर्ट थी जिसने अपना डिसीजन दिया था वो क्लियर फाइंडिंग दी थी। क्या क्लियर फाइंडिंग दी थी? नंबर 1, डिमांड ड्राफ्ट अलग पेमेंट के लिए थे। दूसरा, तो चीटिंग एफआईआर मेंटेन नहीं किया जा सकता था। समझ रहे हो, वो क्लियर था। तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वर्डिक्ट क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, पहली बात तो त्यागी पहले ट्रायल में जो डिफेंस ले चुका है उसी बेसिस पर दोबारा एफआईआर नहीं कर सकता। दूसरा, कोर्ट ने एफआईआर को अब्यूज का प्रोसेस कहा जो त्यागी के द्वारा की गई थी एससी गर्ग के अगेंस्ट। तीसरा, अपील अलाउ की गई किसकी? एससी गर्ग की। और चौथा, एफआईआर अंडर सेक्शन 420 आईपीसी जो त्यागी ने करवाई थी उसको क्वैश कर दिया गया। तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, आपके लिए टेकअवेज इस जजमेंट से क्या सीखने को मिला? बताइए क्या इंपॉर्टेंट लेसन है? चलिए मैं बताता हूं। पहला, रेस जुडिकेटा क्रिमिनल केसेस में भी लागू होती है। दूसरा, अगर पहली कोर्ट ने मेरिट्स पर इशू डिसाइड किया है, एफआईआर या दूसरा केस बार्ड हो जाएगा। तीसरा, निगोशिएबल एक्ट के फाइंडिंग्स फ्यूचर क्रिमिनल केसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। चौथा, सेक्शन 482 सीआरपीसी जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाईकोर्ट की बात करता है, में जो पेटिशन डिसमिस या विड्रॉ हो जाती है उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। क्योंकि देखिएगा, जो 482 की पेटिशन होती है वो इनहेरेंट पावर ऑफ दी हाई कोर्ट होती है। तो अगर कोई पेटिशन विड्रॉ हुई है या डिसमिस हुई है तो इसका मतलब वो मेरिट पे तो डिसाइड नहीं हुई ना, उसमें आर्ग्यूमेंट्स तो सुने नहीं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? मेरिट्स पर डिसाइड नहीं हुई, तब उस स्थिति के अंदर उसके ऊपर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होती है। और अगला पॉइंट, एफआईआर ऑन द सेम फैक्ट्स इज इक्वल टू मिसयूज ऑफ लॉ। इस केस के अंदर आपने क्या देखा और इस केस का आप यूज कहां कर सकते हो? आपके ऑब्वियसली मेंस की आंसर राइटिंग में, जजमेंट राइटिंग में, लीगल एसेज के अंदर, और इंटरव्यू के लिए तो ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट है, 2025 का जजमेंट है। क्रिमिनल लॉ जो हम सिविल लॉ के अंदर जो चीज समझते कि वहीं पर अप्लाई होती है वो क्रिमिनल लॉ पर भी अप्लाई हो रही है। तो मतलब एक लैंडमार्क शिफ्ट है एज फार एज जजमेंट ओरिएंटेशन इज कंसर्न। तो आप के लिए हॉट टॉपिक बनेगा इंटरव्यू के लिए, और प्री में तो पूछा ही जाएगा। केस का नाम याद रखिएगा, एससी गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप क्या सोचते हो कि, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या सोचते हो कि एक बार क्रिमिनल कोर्ट ने अगर किसी बात पर फाइंडिंग दे दी हो तो क्या उस पर फ्यूचर केस चलाना चाहिए? आपका जो भी ओपिनियन है, क्या आप इस जजमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते? जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपने आज के इस सेशन से 1% भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर DLM को सब्सक्राइब करिए, जहां होता है सिंपल और एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड APO एग्जामिनेशन।
मिलते हैं आपसे अगले लैंडमार्क केस के साथ, मगर जाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए दून लॉ मेंटर। वहाँ पर आप हमारे फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज और बहुत सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को नेक्स्ट स्केल पर, नेक्स्ट स्टेज पर लेके जा सकते हैं और फाइनली आप जुडिशियल ऑफिसर, एपीओ या जो भी आपका लॉ के क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट है वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।